रात के करीब 3:30 बजे दिल्ली लगभग सो चुकी थी। सड़कों पर कभी कभार गुजरती गाड़ियों की आवाज़ से चारों तरफ सन्नाटा था। बसंत कुंज की शहर की जोड़ने वाली नेल्सन मंडेला रोड उस समय आज जैसी रोशनी से भरी नहीं थी। लंबी सुनसान और अंधेरे में डूबी यह सड़क रात को लगभग वीरान हो जाती थी। उसी सड़क पर अपनी साइकिल से घर लौट रहा एक डिलीवरी बॉय अचानक धीमी पड़ गया। सड़क के किनारे एक सिल्वर रंग की मारुति जेन अजीब तरीके से डिवाइडर से टकराई हुई थी। हेडलाइन अभी भी चल रही थी, इंजन बंद नहीं हुआ था, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। वह धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचा। शीशे पूरी तरह से बंद थे। अंदर ड्राइविंग सीट पर एक युवती स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी। पहली नज़र में लगा कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि लड़की के चेहरे से खून बह रहा है। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज़ लगाई। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर की दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। युवती की कनपट्टी पे गोली का एक साफ निशान था। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर टिके हुए थे। गाड़ी का एक टायर डिवाइडर से टकराने के कारण फट चुका था, लेकिन बाकी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पर्स अपनी जगह रखा था। मोबाइल फ़ोन गाड़ी में मौजूद था। प्रेस का पहचान पत्र भी वहीं मिला। न गाड़ी लूटी गई थी, न कोई सामान गायब हुआ था। अगर यह लूट नहीं थी तो क्या हत्या क्यों हुई? और अगर हत्या थी तो क्या हत्यारा गायब था? घायल युवती को तुरंत एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ देर के बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की गई और नाम था सौम्या विश्वनाथन, एक युवा पत्रकार, हेडलाइंस टुडे न्यूज़ चैनल में काम करने वाली मेहनती और महत्वाकांक्षी रिपोर्टर। कुछ घंटे पहले तक वह न्यूज़ रूम में अपने साथियों के साथ काम कर रही थी। अब उसकी कहानी अचानक खत्म हो चुकी थी। सुबह होने से पहले पुलिस उसकी वसंत कुंज स्थित कॉलोनी पहुंची, जहां घर का दरवाज़ा उसके पिता ने खोला। उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत अस्पताल चलना होगा। पूरे रास्ते उन्हें यही उम्मीद थी कि शायद बेटी घायल हो गई होगी, लेकिन एम्स पहुंचते ही डॉक्टरों ने वह खबर दी जिसे पूरा परिवार की दुनिया बदल गई। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल पे एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बार शिकार कोई नेता नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई विवादित कारोबारी नहीं था। इस बार मारी गई थी एक पत्रकार। वह लड़की जो हर रात दूसरों की खबरें दुनिया तक पहुंचा रही थी, खुद सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। अब पूरी मीडिया बिरादरी सड़क पर नजर आने लगी। सवाल सिर्फ एक था, आखिर सौम्या विश्वनाथन को किसने मारा? पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी का निरीक्षण किया। उन्हें एक खाली कारतूस मिला। यह स्पष्ट था कि गोली किसी देसी कट्टे से चलाई गई थी, लेकिन वह संघर्ष से कोई निशान नहीं मिले। गाड़ी के टूटे शीशे दरवाजे के अंदर से बंद हुए। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था, और सबसे हैरान करने वाली बात थी, किसी ने कुछ लूटा भी नहीं था। जांच अधिकारियों के सामने एक ऐसा केस था जिसमें ना मोटिव दिखाई दे रहा था, ना संदिग्ध और ना ही कोई दिशा। सिर्फ एक सुनसान सड़क, एक बंद गाड़ी और एक ऐसी गोली जिसने कुछ ही सेकंड में एक परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस हत्या का जवाब उसी सड़क पर होने वाले 2 और अपराधों में छिपा हुआ था, और इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने की पुलिस को कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 15 साल लगने वाले थे। दिल्ली पुलिस के सामने यह एक ऐसा मामला था जिसमें हर सवाल था, लेकिन एक भी जवाब नहीं था। हत्या हो चुकी थी, गोली चल चुकी थी, एक युवा पत्रकार अपनी कार के अंदर मृत मिली थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे जांच आगे बढ़ सके। ना कोई चश्मदीद, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई संदिग्ध, और सबसे बड़ी बात कि कोई स्पष्ट मकसद भी नहीं। जांच की पहली रणनीति साफ थी, अगर हत्यारे तक पहुंचना है तो पहले पीड़िता को समझना होगा सौम्या विश्वनाथन आखिर थी कौन। उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हो सकता है पुलिस ने उनके परिवार,
दोस्तों और ऑफिस के सहयोगियों से भी पूछताछ शुरू कर दी थी। हर किसी का जवाब था लगभग एक जैसा। सौम्या मेहनती थी, शांत स्वभाव की थी, अपने काम से प्यार करती थी और किसी विवाद में कभी नहीं पड़ती थी और उनका पूरा ध्यान अपने करियर पे था। घर वालों ने बताया कि वह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और उस रात भी ड्यूटी पर गई थी। उनके लिए देर रात काम करना कोई नई बात नहीं थी। मीडिया में नौकरी या रोज़मर्रा का हिस्सा था। उन्हें किसी से डर नहीं था क्योंकि यह रास्ता कई बार तय कर चुकी थी। पुलिस ने अब उनकी आखिरी रात की टाइमलाइन तैयार करनी शुरू कर दी। 29 सितंबर 2000 रात हेडलाइंस टुडे के न्यूज़ रूम में सामान्य से ज़्यादा व्यस्त माहौल था। देश के अलग अलग हिस्सों से हुए धमाकों की खबरें लगातार आ रही थी। सौम्या अपनी टीम के साथ देर रात तक काम करती रही। सहकर्मियों के बाद में बताया कि बिल्कुल सामान्य थी, ना किसी दबाव में, ना किसी बहस में और ना ही किसी की चिंता। करीब 3 बजे उन्होंने अपने ऑफिस छोड़कर अपनी मारुति जैन लेकर घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया था। बहुत सामान्य बातचीत हुई। मैं निकल चुकी हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। यही उनकी ज़िंदगी की आखिरी बातचीत साबित हुई। इसके बाद फ़ोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला, आखिरी ऑफिस की एंट्री संभाली, एंट्री लॉग भी देखे, रास्ते का पूरा नक्शा तैयार किया, लेकिन हर रास्ता उसी अंधेरी सड़क पे जाकर ख़त्म हो जाता था। सौम्या ऑफिस से निकली, घर की तरफ चली और बीच में लगभग 30 मिनट हमेशा के लिए रहस्यमय बन गए। आखिर उस 30 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था? इस बीच फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले कारतूस की जांच करनी भी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट में सामने आया कि गोली किसी महंगे हथियार से नहीं बल्कि एक देसी कट्टे से चलाई गई थी। यह जानकारी महत्वपूर्ण जरूर थी, लेकिन इससे संदिग्ध की पहचान नहीं की जा सकती थी। दिल्ली में ऐसे हथियार हजारों की संख्या में अवैध रूप से घूम रहे थे। पुलिस ने एक और संभावना पर काम करना शुरू किया। क्या यह किसी जुनूनी प्रेमी का मामला हो सकता है? क्या यह किसी सहकर्मी से विवाद हुआ था? क्या किसी स्टोरी की वजह से किसी ने बदला लिया है? या एक एक करके हर संभावनाओं की जांच की गई। फ़ोन रिकॉर्ड्स, ईमेल, दोस्तों के बयान और परिवार की जानकारी, लेकिन हर एक जांच एक ही निष्कर्ष पर ख़त्म हो रही थी। सौम्या की किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी जो हत्या तक पहुंचा सके। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक कारतूस बचा था और एक अधूरा सवाल। अगर यह लूट नहीं थी, अगर यह निजी दुश्मनी भी नहीं थी, अगर यह एक पेशे से जुड़ा कोई हमला भी नहीं था, तो फिर एक चलती हुई कार में बैठे इंसान पर गोली क्यों चलाई गई? दिन बीतते गए, मीडिया में बहस होती रही, परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन जांच वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। और तभी करीब 3 महीने बाद उसी इलाके से एक और ऐसी खबर आने वाली थी जो इस पूरी जांच की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला। 3 महीने बीत चुके थे। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड अब दिल्ली की पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस बन चुका था। जांच चल रही थी, लेकिन हर एक नई फाइल पुराने सवालों पे आकर रुक जाती थी। परिवार जवाब चाहता था, मीडिया लगातार दबाव बना रहा था और पुलिस के पास सिर्फ एक गोली के खोखे के अलावा कुछ भी नहीं था जो किसी की पहचान नहीं बता सकता था। फिर जनवरी 2009 की एक रात नेल्सन मंडेला रोड पर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। इस बार शिकार था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम था मोहम्मद नदीम। वह कुछ देर बाद अपनी कार से घर लौट रहा था। सुबह राहगीरों ने सड़क किनारे एक घायल युवक को देखा। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पहली नज़र में यह मामला सौम्या केस के बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन जांच अधिकारी अब घटनास्थल पर पहुंचे तो कुछ बातें उन्हें बेचैन करने लगीं। हमला देर रात हुआ था, इलाका वही था, गोली सिर के पास लगी थी और हमलावर मौके से गायब थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पीड़ित की कार भी गायब थी। पुलिस ने पूरे शहर में अलर्ट जारी किया। कुछ घंटों बाद नदीम की कार दिल्ली के दूसरे इलाके में बरामद हुई। गाड़ी में खास नुकसान नहीं था, लेकिन अब पहली बार जांच में एक नया शब्द शामिल हो गया था, लूट। क्या अपराधियों ने कार लूटने के लिए गोली चलाई थी? अगर ऐसा था तो सौम्या की कार क्यों नहीं ले गए? यही सवाल जांच के लिए फिर उलझ गया
फॉरेंसिक टीम ने नदीम के केस से मिले कारतूस को लैब भेजा। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। विशेषज्ञों ने दोनों मामलों के कारतूस की सूक्ष्म जांच करी। बैरल के निशान, फायरिंग पैटर्न, धातु पर बने माइक्रो मार्क्स। रिपोर्ट पढ़ के जांच अधिकारियों कुछ पल के लिए शांत हो गए। दोनों गोलियां एक ही हथियार से चलाई गई थी और अब यह सिर्फ दो अलग अलग हत्या नहीं बल्कि दोनों मामलों के बीच सीधा वैज्ञानिक संबंध स्थापित हो चुका था। लेकिन संबंध होने का मतलब समाधान नहीं था। पुलिस अब यह भी नहीं जानती कि हत्यारे कौन थे। अगर उनका मकसद लूट था तो सौम्या की कार और सामान क्यों छोड़ गए थे? अगर मकसद हत्या था तो नदीम की कार क्यों ले गई थी? दोनों घटनाएं एक जैसी भी थीं और अलग भी। यह विरोधाभास पूरी जानकारी को उलझाए दे रहा था। इस बीच दिल्ली में एक और बहस शुरू हो चुकी थी। देर रात काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, सुनसान सड़क पर पुलिस की गश्त, मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी और हर टीवी स्टूडियो में सौम्या के केस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन बहसों के बीच असली अपराधी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे खुलेआम शहर में घूम रहे थे और पुलिस अब उनके नाम तक नहीं जानती थी। फिर मार्च 2009 में एक तीसरी घटना हुई। इस बार शिकार कोई पत्रकार नहीं था, कोई इंजीनियर भी नहीं था। एक युवा महिला अचानक लापता हो गई थी जिसका नाम था जिगीशा घोष। शुरुआत में यह सामान्य गुमशुदगी जैसा लगा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके बैंक खाते से लगातार एटीएम निकासी होने लगी। फिर उसके डेबिट कार्ड से खरीदारी भी की गई। यहीं पहली बार जांच का एक ऐसा डिजिटल सुराग मिला जिसे अपराधी मिटा नहीं पाए। और यही सुराग कुछ ही दिनों में पुलिस को सीधे उस गैंग तक पहुंचाने वाला था जिसकी तलाश 3 अलग अलग केसों में महीनों से की जा रही थी। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि वो किन लोगों की तलाश हो रही है, लेकिन इतना तय हो चुका था कि नेल्सन मंडेला रोड पर हुई वो अकेली गोलीबारी कोई संयोग नहीं थी। कहीं ना कहीं एक ही छाया 3 अलग अलग जिंदगियों का पीछा कर रही थी। मार्च 2009 दिल्ली पुलिस अभी सौम्य विश्वनाथन और मोहम्मद नदीम के मामलों में उलझी हुई थी। 2 हत्याएं, एक ही हथियार, लेकिन अपराधी अब गायब था। जांच अधिकारियों हर दिन नई फाइलें खोलते और हर शाम बिना किसी ठोस सबूत के वो लौट आते थे। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक नई शिकायत दर्ज हुई। एक युवा महिला जो नहीं लौटी थी, जिगीशा घोष। 24 वर्षीय जिगीशा एक निजी कंपनी में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस आती जाती थी। रात में कैब से उतरी, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। शुरुआत में परिवार को लगा शायद मोबाइल बंद हो गया होगा। दोस्तों से संपर्क किया गया, रिश्तेदारों को भी फ़ोन किए गए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, किसी ने उन्हें नहीं देखा। कुछ ही घंटे बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और तभी जांच अधिकारियों को पहली असामान्य जानकारी मिली। जिगिता के एटीएम कार्ड के इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले एक एटीएम से नकदी निकाली गई, फिर दूसरे एटीएम से। इसके बाद उसी कार्ड से खरीदारी हुई। अपराधी शायद यह भूल चुके थे कि हर मशीन सिर्फ पैसा नहीं देती, वह चेहरे भी रिकॉर्ड कर लेती है। यही पहली बार बड़ी गलती हो गई थी। पुलिस ने तुरंत अलग अलग एटीएम के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करनी शुरू कर दी। घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक वीडियो पर जांच अधिकारी रुक गए। स्क्रीन पर 3 युवक दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक कैमरे की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सूट और टैटू नज़र आ रहा था। और यही पहली बार था जब जांच के पास किसी संभावित संदिग्ध का चेहरा मौजूद हो गया था। फुटेज तुरंत निकाली गई। दिल्ली पुलिस की विशेष टीमों को भेज दी गई। स्थानीय मुखबिरों को भी दिखाई गई। कई दिनों तक कोई पहचान नहीं हुई। फिर एक अनुभवी मुखबिर ने वीडियो देखते ही एक नाम लिया, रवि कपूर। एक ऐसा अपराधी जो पहले भी लूटपाट और वाहन चोरी के मामलों में सामने आ चुका था और जिसकी पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से आसानी से की जा सकती थी। अब जांच पहली बार अंधेरे से बाहर निकल रही थी। रवि कपूर की तलाश शुरू हो गई। उसके पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, दोस्तों की सूची तैयार हुई,
मोबाइल खबरों और नंबरों की निगरानी शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में पुलिस को पता चला कि वो अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ 2 और साथी अक्सर देते जाते थे, बलजीत मलिक और अमित शुक्ला। तीनों की गतिविधियां पिछले कई महीनों से दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय थी। पुलिस ने गुप्त निगरानी शुरू कर दी। जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगी, अधिकारी हैरान रह गए। यह कोई सामान्य चोरों का गिरोह नहीं था। वो रात में सुनसान सड़कों पर घूमते थे, कभी खुद की पुलिसकर्मी जैसा दिखाते थे और वो कभी वीआईपी गाड़ियों की तरह लाल नीली बत्ती लगाकर लोगों को रोकते थे और फिर मौका देख के लूटपाट करते थे। लेकिन जांच का सबसे महत्वपूर्ण पल अभी भी बाकी था। पुलिस ने जब रवि कपूर के पुराने मामलों की फाइल खोली तो उसमें एक हथियार का जिक्र मिला, एक देसी पिस्तौल। उसी समय फॉरेंसिक टीम ने सौम्या और नदीम मामलों की बैलिस्टिक रिपोर्ट याद आई। दोनों हत्याओं में भी देसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अभी संयोग ही था कि गिरोह से निकला और तीनों अलग अलग अपराधी पहली बार एक ही कहानी में बदल सकते थे। जांच अधिकारियों ने गिरफ्तार की योजना तैयार कर ली थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि पूछताछ में क्या सामने आएगा। लेकिन इतना तय था कि एटीएम कैमरे में कैद हुई वो छोटी सी तस्वीर 3 महीनों के बाद पड़ी एक ब्लाइंड मर्डर इन्वेस्टिगेशन का ताला खोलने वाली थी। और उसी ताले के पीछे छिपा था सौम्या विश्वनाथन की मौत का वो सच जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रवि कपूर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें जिज्ञासा घोष की हत्या का भी सच पता चल जाएगा। लेकिन पूछताछ से पहले कुछ घंटे बिल्कुल निराशाजनक रहे। हर सवाल पर एक ही जवाब था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था, मैं किसी जिज्ञासा को नहीं जानता। अनुभवी जांच अधिकारी जानते थे कि ऐसे मामलों में आरोपी से ज़्यादा उनके सामान बोलते हैं। इसलिए रवि कपूर और उनके साथियों के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। तलाशी के दौरान पुलिस को कई ऐसी चीज़ें मिली जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। चोरी के मोबाइल फ़ोन, महिलाओं के आभूषण, नकली फर्जी पहचान पत्र, पुलिस जैसी वर्दी, नान नीली बीकन लाइट, वॉकी टॉकी और कई चोरियों की गाड़ियों के जुड़े दस्तावेज। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई सामान्य लुटेरों का गिरोह नहीं था। वे खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी जैसा दिखाकर भी लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ आगे बढ़ी तो एक और नाम सामने आया, अजय कुमार। इसके बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को एक साथ बैठाकर अलग अलग पूछताछ शुरू करी। यहीं पहली बार उनके बयानों में दरार दिखाई दी। एक आरोपी ने कहा घटना वाली रात वो दक्षिण दिल्ली में थे, दूसरे ने अलग जगह बताई, तीसरे के बयान में समय अलग बताया गया। जब इन बयानों को मिलाकर मोबाइल की लोकेशन और बरामद सामान से किया गया तो विरोधाभास साफ दिखाई देने लगा। घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार चुप्पी टूट गई। जांच एजेंट के सामने जो कहानी आई उसने सौम्या विश्वनाथन केस को बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। आरोपियों ने बताया कि उनका लक्ष्य किसी खास व्यक्ति की हत्या करना नहीं था। वे रात में सुनसान सड़कों पर ऐसी कारों की तलाश करते थे जिनमें अकेला ड्राइवर हो। योजना थी गाड़ी रुकवाकर लूटपाट करने की। अगर कोई रुक जाए तो सामान लेकर भाग जाना, अगर विरोध करे या तेज गति से निकलने की कोशिश करे तो हथियार का इस्तेमाल करना। यानी उनके लिए शिकार की पहचान नहीं, अवसर मायने रखता था। यहीं पुलिस ने पहली बार सौम्या विश्वनाथन की आखिरी यात्रा को भी इस नए सिद्धांत के साथ जोड़कर देखा। रात लगभग 3:30 बजे सुनसान नेल्सन मंडेला रोड पर एक अकेली कार और उसके पीछे चल रहे कुछ अपराधी। जांच के अनुसार उन्होंने कार रोकने की कोशिश करी लेकिन कार नहीं रुकी और कुछ ही सेकंड में देसी पिस्तौल से गोली चला दी गई। गोली ड्राइवर की साइड की खिड़की से अंदर गई और सौम्या के कनपट्टी पे लगी। घायल होने के बाद उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और अपराधी बिना कुछ लूटे वहां से भाग निकले। यही वजह थी कि शुरुआती जांच में पुलिस उलझ गई थी। गाड़ी में मौजूद थी
मोबाइल फ़ोन भी मौजूद था, पर्स भी मौजूद था, कोई सामान गायब नहीं हुआ था, क्योंकि वारदात सफल लूट नहीं बन सकी थी। गोली चलाने के बाद अपराधी घबरा गए और घटनास्थल छोड़कर भाग गए। इसी एक तथ्य ने पूरे केस की दिशा बदल दी थी, लेकिन पुलिस केवल आरोपी के बयान पर नहीं कर रही थी और हर दावे में पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों में करनी थी। इसलिए बरामद देसी पिस्तौल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। विशेषज्ञों ने उसका परीक्षण किया और उसकी तुलना सौम्य विश्वनाथन और मोहम्मद नदीम मामलों से मिले कारतूसों से की गई। रिपोर्ट आई तो जांच की वह पुष्टि मिल गई जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। तीनों मामलों में इस्तेमाल किया गया हथियार एक ही था। अब 3 अलग अलग केस नहीं रह गए थे। एक पत्रकार, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक युवा महिला। तीनों की फाइलें एक ही थीं, जांच से जुड़ी थीं, लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। गिरफ्तारी हो चुकी थी, हथियार भी बरामद हो चुका था, बैलिस्टिक रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। अब सबसे कठिन चरण था, बाकी यह था कि अदालत में यह साबित करना कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो बरामदगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट और आरोपियों के बयान मिलाकर वास्तव में अपराध एक ही कहानी बताते हैं और यही कहानी लड़ाई अगले 15 वर्षों तक चलने वाली थी। गिरफ्तारियां हो चुकी, देसी पिस्तौल बरामद हो चुका था, बैलिस्टिक रिपोर्ट भी तीनों की अलग अलग मामलों को एक ही हथियार से जोड़ चुकी थी। दिल्ली पुलिस को विश्वास था कि उन्होंने महीनों से उलझे सबसे कठिन ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अदालत, जहां किसी कहानी पर नहीं केवल साक्ष्यों पर फैसला होता है। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने पूरी समय रेखा रखी। 19 सितंबर 2008 सौम्या विश्वनाथन देर रात से ऑफिस से निकली। नेल्सन मंडेला रोड पर गोली चली। जनवरी 2009 इसी इलाके में मोहम्मद नदीम पर हमला हुआ। मार्च 2009 जिज्ञासा घोष का अपहरण हुआ और हत्या फिर एटीएम के कैमरे में कैद चेहरे, रवि कपूर की पहचान, बरामद हथियार और फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसने तीनों घटनाओं को एक ही श्रृंखला में हिस्सा में खड़ा कर दिया। बचाव पक्ष ने हर कड़ी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी कोई और नहीं, हत्या का वीडियो नहीं है, किसी आरोपी को गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा। पूरी कहानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने जवाब दिया कि अपराध विज्ञान में कई मामलों का समाधान सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मजबूत श्रृंखला से ही होता है। अगर हर कड़ी बिना टूटे एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करती है तो वह न्यायिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अदालत में विस्तार से बताया कि बैरल के अंदर बने सूक्ष्म निशान हर हथियार के लिए लगभग अद्वितीय होते हैं। सौम्या और नदीम मामलों में मिले कारतूसों तथा बरामद देसी पिस्तौल के परीक्षण में बड़ी विशिष्ट निशान पाए गए, यानी वैज्ञानिकों साक्ष्य जांच एजेंसियों के दावे का समर्थन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने गिरोह की कार्य प्रणाली भी अदालत के सामने रखी। रात का समय, सुनसान सड़क चुनने वाला, अकेले वाहन चालकों को निशान बनाना, खुद को पुलिस या प्रभावशाली अधिकारियों जैसा दिखाने के लिए वॉकी टॉकी और बीकन लाइट का इस्तेमाल करना और विरोध होने पर हथियार निकाल लेना। जांच एजेंसियों के अनुसार सौम्या विश्वनाथन इसी पैटर्न का शिकार बनी थी। मामला गंभीर था, इसलिए इस पर संगठित अपराधों से जुड़े कानून के तहत भी विचार किया गया। कानूनी बहसों में लंबी चली गवाहों की जिरह हुई, विशेषज्ञों से सवाल पूछे गए, कई बार सुनवाई टली, कई बार ना आवेदन दाखिल हुए। एक एक तारीख के साथ साल गुजरते गए। जो परिवार कुछ महीनों में न्याय की उम्मीद कर रहा था, उसे वर्षों तक अदालत के चक्कर लगाने पड़े। सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हर महत्वपूर्ण सुनवाई में मौजूद रहते। हर तारीख उनके लिए सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, वह उस रात का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनकी बेटी ऑफिस से घर के लिए तो निकली लेकिन कभी पहुंच नहीं सकी। समय बदल गया, सरकारें बदल गईं, दिल्ली की सड़कें भी बदल गईं, लेकिन यह केस फाइल बंद नहीं हुई। करीब 15 साल बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और फॉरेंसिक रिपोर्टों और बरामदगी और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी
माना यह फैसला सिर्फ एक पत्रकार की हत्या का नहीं था, यही उन 3 परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण था जिनकी जिंदगी एक ही गिरोह ने और उनकी हिंसा से हुई हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन ये इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय अभी भी बाकी था, क्योंकि फैसला आने तक समय ने न सिर्फ मुकदमे को लंबा ही कर दिया था, उसने एक पूरे परिवार की उम्र पे अपने साथ आगे भी बढ़ा दी गई थी। और अंतिम निर्णय सुनने के लिए जिस पिता ने 15 साल इंतजार किया, आप वह उस दिन अस्पताल की आईसीयू में अदालत की खबर सुन रहे थे। यहीं से इस केस का अंतिम अध्याय शुरू होता है, जहां कानून अपना फैसला सुनाता है, लेकिन न्याय का इंतजार कर चुके लोगों की खामोशी किसी भी अदालत के फैसले से ज़्यादा गहरी दिखाई देती है। 15 साल किसी आपराधिक मुकदमे के लिए यह सिर्फ एक संख्या नहीं होती, यह हजारों पन्नों की केस डायरी होती है, सैकड़ों सुनवाई तारीखें होती हैं, गवाहों की बदलती उम्र और उन परिवारों का इंतजार होता है जिनकी जिंदगी एक रात में बदल गई होती है। अक्टूबर 2023 दिल्ली की अदालत में फैसला सुनाए जाने का दिन था। मीडिया फिर एक बार उसी केस के बाहर खड़ी थी जिसने वर्षों पहले पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन इस बार कैमरों का फोकस अपराधियों पर नहीं था, फोकस उन लोगों पर था जिन्होंने न्याय के लिए 1.5 दशक का इंतजार किया था। सौम्या विश्वनाथन के माता पिता भी उस दिन फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए यह केवल कानूनी प्रक्रिया का अंत नहीं था, यह उस आखिरी फ़ोन कॉल का जवाब था जिसमें उसकी बेटी ने कहा था, मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक परीक्षण, एटीएम फुटेज, बरामद हथियार, गवाहों के बयान और घटनाओं की पूरी समय रेखा। इन सभी के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया। एक ब्लाइंड मर्डर जिसे कभी लगभग असंभव माना जा रहा था, अंततः न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच चुका था। लेकिन इस फैसले के साथ एक ऐसी जानकारी भी सामने आई जिसने इस कहानी को और भावुक बना दिया। सौम्या के पिता लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। बताया जाता है कि उन्होंने अस्पताल की आईसीयू से अदालत की कार्रवाई को खबर सुनी थी। वर्षों तक जिस फैसले का इंतजार किया वह आखिरकार आया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने फैसला तो सुन लिया, लेकिन अपनी बेटी को बिना बीते उन 15 सालों की भरपाई कोई अदालत नहीं कर सकती। इस मामले ने दिल्ली पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। शुरुआत में यह एक रहस्यमयी हत्या लग रही थी, कोई लूट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, और अगर जांच केवल पहली घटना तक सीमित रहती तो शायद यह केस हमेशा अनसुलझा रह जाता। लेकिन दूसरी वारदात ने एक पैटर्न दिखाया, तीसरी वारदात ने चेहरा दिखा दिया। एटीएम कैमरे से पहचान हो गई थी, बैलिस्टिक विज्ञान ने तीनों फाइलों को जोड़ दिया था और धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने शिकार एक दूसरों से जुड़ते चले गए और जानते भी नहीं थे अपराधी एक ही थे। और इस केस का सबसे महत्वपूर्ण भयावह पहलू था कि सौम्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का शिकार और निशाना नहीं बनी थी, वह किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी, वह सिर्फ उस रात अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। अगर कुछ सेकंड पहले या बाद में निकलती, अगर कोई दूसरी गाड़ी उस सड़क पर होती तो शायद ये कहानी किसी और की होती। यानी इस मामले में पीड़ित का चयन पहचान से नहीं हुआ था, बल्कि मौके से हुआ था। जो आज नेल्सन मंडेला रोड पहले से कहीं अधिक व्यस्त है, हजारों गाड़ियां हर रात वहां से गुजरती हैं। शायद उसमें बैठे अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं था कि किसी सड़क पे एक ऐसी गोली चली थी जिसने 3 अलग अलग परिवारों की जिंदगियां बदल के रख दी थी। भारतीय अपराध जांच के सबसे चर्चित मामलों में से एक को जन्म दिया था और शायद यही इस केस को सबसे गहरी सच्चाई। अपराध हमेशा योजनाबद्ध नफरत से नहीं होते, कभी कभी वो कुछ सेकंड के अहंकार, लालच या लापरवाही से जन्म लेते हैं, लेकिन उनके परिणाम दशकों तक लोगों के जीवन में गूंजते रहते हैं। यही वजह है कि सौम्या विश्वनाथन के सिर्फ एक पत्रकार की हत्या की कहानी नहीं है,
यह उस जांच की कहानी है जिसने साबित किया कि सच छिप सकता है, देर हो सकती है, लेकिन जब विज्ञान, धैर्य और एविडेंस एक साथ खड़े होते हैं तो अंधेरी रात भी आखिरकार अपना सच बता देती है। क्राइम की दुनिया फिर मिलेंगे एक नई केस फाइल के साथ में। कोशिश करेंगे कि उसको साधारण रूप से विस्तृत जानकारी दी जाए।